हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अबे आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 1, 2 या 3 में, उन सभी के पास एक कॉमन एडिशनल सब्जेक्ट है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। उसकी यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज़। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस कंप्लीट यूनिट को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। इससे पहले की जो दोनों यूनिट है, यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2, वो पहले से चैनल पर अपलोड हो रखे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उसे वहां से एक्सेस कर सकते हैं। इसके जो नोट्स हैं वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में या कम्युनिटी पोस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इस कंप्लीट यूनिट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सबसे पहला टॉपिक जो हैगा वो हैगा रिफ्लेक्टिंग ऑन द एशियंट इंडियन नोशंस ऑफ राइटियसनेस एंड ड्यूटी कॉन्शियसनेस। ये हमें पढ़ना है इसमें। मतलब कि राइटियसनेस और ड्यूटी कॉन्शियसनेस हमारे पिछले जो पुराना इंडिया का हिस्ट्री हैगी एक तरीके से, उसमें ये दोनों चीजें कैसे रिफ्लेक्ट करती हैं कि ये पहले समय में भी राइटियसनेस होती थी और ड्यूटी कॉन्शियसनेस होती थी। मतलब सभी लोग एक तरीके से सही काम करते थे, और ड्यूटी कॉन्शियसनेस मतलब अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखते थे, मतलब कॉन्शियस थे उसके प्रति। तो शुरू होता है, धर्म ऑन द प्रिंसिपल ऑफ राइटियसनेस इज द सुप्रीम ऑफ पुरुषार्थ। धर्म इन इंडियन ट्रेडिशन इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ रिलीजन। राइटियसनेस को हम पहले जो एशियंट इंडिया था उसमें किस नाम से जानते थे? धर्म नाम से जानते थे। और धर्म जो है वो सबसे ऊपर था किसमें? पुरुषार्थ में। मतलब धर्म इन इंडियन ट्रेडिशन इन डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न कंसेप्ट, मतलब जो वेस्टर्न साइड का इंडिया था वहां के अकॉर्डिंग जो इंडिया का ट्रेडिशन है, मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज हैंगी उनके अकॉर्डिंग जो इंडिया का ट्रेडिशन है, दोनों जगह धर्म का मतलब अलग अलग था। द वर्ड रिलीजन हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम लेटिन रूट रिलीजर विच मीन्स टू कनेक्ट। जो वर्ड रिलीजन है वो कहाँ से डिराइव हुआ है? एक लेटिन वर्ड है रिलीजर, उससे डिराइव किया है, जिसका मतलब होता था टू कनेक्ट। In this sense, religion is a set of principles which connect human being with God or which connect the this world and the that world। क्या बोला गया है? तो रिलीजन का मतलब क्या हो गया कि ये प्रिंसिपल्स है, मतलब सिद्धांत हैं जो कि ह्यूमन बींग्स को गॉड के साथ कनेक्ट करते हैं। Therefore, religion essentially has some notion of God or some other supernatural entity। तो इसीलिए धर्म में किनका होना माना जाता है कि भगवान का और कुछ सुपर नेचुरल एंटिटी, मतलब कुछ महाशक्तियां हैं, उनको माना जाता है धर्म में। इट इज पर्टिकुलरली वे ऑफ वर्शिपिंग। और इसे हम एक तरीके से धर्म को क्या कहते हैं? ये एक तरीका है वर्शिप, मतलब पूजा करने का। ऑन द अदर हैंड, ड्राइव्ड फ्रॉम संस्कृत रूट धर विच कैनोट्स टू सस्टेन सपोर्ट और अपहोल्ड। और ये तो हो गया हमारा लेटिन के अकॉर्डिंग जो हमने ड्राइव करा इसका मीनिंग। उसके अलावा संस्कृत में वर्ड होता है धर, जिसका मतलब क्या होता है? सस्टेन, सपोर्ट और अपहोल्ड करना। तो धर्म एज अ वाइड रेंज ऑफ मीनिंग। तो इस तरीके से धर्म के कई सारे मीनिंग हो जाते हैं। इट इज इसेंशियल फाउंडेशन ऑफ समथिंग और ऑफ थिंग इन जनरल एंड द सिग्निफाइड ट्रूथ। तो इस तरीके से धर्म के कई सारे मीनिंग माने गए हैं। उसमें से एक मीनिंग क्या माना गया है कि ये सच्चाई को दर्शाता है। इट इज दैट विच इज स्टेबलाइज्ड कस्टमरी प्रॉपरी एंड देयरफॉर मींस ट्रेडिशन। ये एक तरीका हैगा जिससे लोगों को क्या पता लगता है कि वो किस टाइप के ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, उन्हें किस टाइप से रहना चाहिए, क्या कपड़े वगैरह पहनने चाहिए। तो इस तरीके से ये ट्रेडिशन को भी डिस्क्राइब करता है। और सेरेमोनियल, इट इज वंस ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इम्पेरेटिव एंड देयर में बाय मोरल ऑब्लिगेशन। और वो ये बताता है कि किन लोगों की क्या ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या इम्पेरेटिव, मतलब उनको क्या करना चाहिए। ये सारी चीजें उन्हें धर्म से पता लगती हैं, तो इसलिए इसे मोरल ऑब्लिगेशन भी कहा जाता है। इट इज दैट विच इज राइट, वर्चुअस, मेरिटियस एंड अकॉर्डिंगली एथिकल। ये बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना सही होगा, क्या करना गलत होगा। तो इस तरीके से हम इसे एथिकल भी कहते हैं। एंड इट इज विच इज रिक्वायर्ड, प्रिसेप्टिव और परमिटेड थ्रू रिलीजियस अथॉरिटी एंड दस लीगल। और क्या है? ये हमें बताता है कि हमें किस तरीके से जो हमारे कानून हैं, नियम हैं, उनको मानना चाहिए। इस तरीके से हम इसे लीगल भी कहते हैं। तो यहाँ से देखिए धर्म के कई सारे मीनिंग निकल के आते हैं। धर्म को जो हमारे इंडियन ट्रेडिशन है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या माना गया है कि धर्म का मतलब माना गया है कि ये ट्रुथ होता है, ट्रेडिशनल माना गया है, मोरल ऑब्लिगेशन है, एथिकल है और लीगल है। ये 5 मीनिंग संस्कृत मीनिंग वर्ड के अकॉर्डिंग निकल के आते हैं धर्म के। ठीक है।
नेक्स्ट है द वर्ड धर्म पास्ड थ्रू सेवरल ट्रांजिशन ऑफ मीनिंग एंड अल्टीमेटली इट इज मोस्ट प्रोमिनिएंट सिग्निफिकेंस केम टू बी द प्रिविलेज ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन ऑफ मैन ऑफ कास्ट एज अ पर्सन इन पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ। क्या बोला गया है, जैसे जैसे समय बदलता गया उस तरीके से जो धर्म का मीनिंग है उसके मीनिंग में भी चेंजेस आते गए, और जो सबसे अच्छा मीनिंग अभी तक निकाला गया है, मोस्ट प्रोमिनेंट है, वो क्या है कि ये हैगा प्रिविलेज मतलब फायदा है, ड्यूटी है, और ऑब्लिगेशन है मतलब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या, किससे रिलेटेड, कास्ट से रिलेटेड, और उन्हें कैसा रहना चाहिए, इन सारी चीजों से रिलेटेड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिविलेज और ड्यूटी है, उसे कहा जाता है धर्म। वी फाइंड वेरियस फॉर्म ऑफ धर्म इन सेंस ऑफ ड्यूटी इन एशियंट इंडिया। हम पुराने समय में जो एशियंट इंडिया था उसमें धर्म को कई सारी ड्यूटीज की फॉर्म में जानते हैं। जैसे कि सबसे पहला कई सारे धर्म होते थे। पहला था सामान्य धर्म, तो ये क्या था, सम जनरल रूल विच आर यूनिवर्सल इन नेचर लाइक ट्रुथ, नॉन वायलेंस एंड नॉन स्टीलिंग। एक होता था पुराने जमाने में सामान्य धर्म, जिसमें क्या होता था कि जो जनरल रूल्स है मतलब सभी को सच्चाई का पालन करना चाहिए, नॉन वायलेंस और रहना चाहिए, और नॉन स्टीलिंग मतलब किसी के साथ कोई धोखा नहीं करना चाहिए, ये था सामान्य धर्म। फिर होता था राजधर्म, जिसका मतलब क्या होता था, ड्यूटीज ऑफ किंग, मतलब किसी जगह के किंग की क्या क्या ड्यूटी है उसे कहा जाता था राजधर्म। फिर होता था स्त्री धर्म, इसका मतलब क्या होता था, ड्यूटीज ऑफ वुमेन, मतलब वुमेन्स की क्या क्या ड्यूटी होती है उसे कहा जाता था स्त्री धर्म। फिर होता था दाम्पत्य धर्म, मतलब हस्बैंड और वाइफ की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं उसे कहा जाता था दाम्पत्य धर्म। फिर होता था वर्ण धर्म, मतलब जो वर्णास वर्ण, मतलब जो एक तरीके से दूल्हे वगैरह होते हैं उनकी क्या ड्यूटी होती है। फिर आश्रम धर्म, तो ड्यूटीज इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, मतलब जैसे जैसे लाइफ की स्टेजेस चेंज होती हैं उस टाइम पर क्या क्या ड्यूटीज होती जाती हैं। फिर आपात धर्म, तो मतलब ड्यूटीज ड्यूरिंग क्राइसिस पीरियड, मतलब अगर क्राइसिस का पीरियड है, कोई क्लेमिटी आ गई है, उस टाइम पर क्या ड्यूटी होती है लोगों की। ये सारी आपकी ड्यूटीज होती थी एशियंट इंडिया में। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट मीनिंग की जो राइटियसनेस और ड्यूटी कॉन्शियसनेस था वो हमारे एशियंट इंडिया में भी पाया जाता था, लेकिन हम उसे अलग अलग नामों से जानते थे। वो कैसे जानते थे, ये पूरा आपका उसी का था एक्सप्लेन। ठीक है, अब जैसे कि आपको इसमें पढ़ना है फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि आर्टिकल 51A में ए से के तक में सबसेक्शन में गिवन हैगा। तो देखिए, देयर आर 7 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। टोटल 7 फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने डिस्क्राइब कर रखी है इंडिया के सिटीजन की। नंबर 1 हैगी आपकी टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। क्या बोला गया है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड रहना है, मतलब एक तरीके से जुड़े रहना है। उसके जितने भी आइडियल्स हैं या उसके इंस्टीट्यूशन है, मतलब जो भी उसको दर्शाते हैं, एक तरीके से शो करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, उन सभी का पालन करना चाहिए। नेशनल फ्लैग का पालन करना चाहिए, नेशनल एंथम का की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जो हमारे फ्रीडम के लिए जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, स्ट्रगल किया है, उनसे इंस्पायर होना चाहिए, उन्हें अपना नोबल आइडल बनाना चाहिए। नेक्स्ट है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इंडिया की सोवर्निटी को, यूनिटी को और इंटीग्रिटी को संभाल के रखना चाहिए। नेक्स्ट है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। हमें अपनी कंट्री को बचाना चाहिए, और जब भी उसको लिए सर्विस रेंडर करने की बारी आए, मतलब हमें बुलाया जाए कि आपको अपने देश के लिए कोई काम करना है, तो उसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट है टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसीडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी, टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। क्या बोला गया है, हमें हार्मोनी मतलब एक तरीके से भाईचारे की भावना को प्रमोट करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, लोगों के बीच में कॉमन ब्रदरहुड की फीलिंग राइज करनी चाहिए, प्रमोट करनी चाहिए। उनके बीच में कोई भी रिलीजन से रिलेटेड, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड किसी भी तरीके से सेक्शनल डिवीजन नहीं होना चाहिए, और वुमेन का भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिटिव कल्चर। जो हमारा कल्चर है उसकी जो हेरिटेज है, मतलब उसमें जो जो भी अच्छी बातें हैं उन्हें संभाल के रखना चाहिए, उन्हें प्रिजर्व करना चाहिए, उसकी वैल्यू करनी चाहिए। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपेरिजन फॉर लिविंग क्रिएचर। क्या बोला गया है, हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है, और उसे और इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। क्या करना चाहिए, हमें डेवलप करना चाहिए क्या चीज, साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म मतलब इंसानियत की भावना को डेवलप करना चाहिए, और
किसी भी तरीके का किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। नेक्स्ट है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जर्व वायलेंस। पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ करना चाहिए, संभालना चाहिए और वायलेंस को कम से कम करना चाहिए। नेक्स्ट है टू स्ट्राइव टुवर्ड excellence in all sphere of individual and collective activity so that nation constantly rise to higher level of endeavor and achievement। क्या करना चाहिए, हमें कदम उठाते रहने चाहिए, किस लिए, सभी लोगों के विकास के लिए कदम उठाने चाहिए, जिससे क्या हो, हमारी कंट्री का भी, हमारे नेशन का भी डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट है हु इज पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड एज द केस मे बी वार्ड बिटवीन 6 and 14 ईयर्स। क्या बोला गया है, कोई भी पेरेंट्स हो चाहे गार्जियन हो, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो भी चाइल्ड हैगा 6 से लेकर 14 साल की उम्र तक का, उसे एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, ये हो गई आपकी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या क्या आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। अब हैगा लीगल स्टेटस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। जुडिशियल अप्रोच हमें देखनी है, मतलब अगर कोई पर्सन इन फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं करता है तो उसके ऊपर क्या कोई कानूनी कार्यवाही हो सकती है, मतलब कोई भी जुडिशियल एक्शन, लीगल एक्शन लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता, उसके बारे में देखना है। क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके बारे में बताता है। तो नंबर 1 दिया है हमें पॉइंट, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन इन्फोर्सेबल एंड नॉन जस्टिशिएबल। पहले ही पॉइंट में बोल दिया कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है वो नॉन इन्फोर्सेबल है, नॉन जस्टिशिएबल है। मतलब अगर कोई पर्सन फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं करता है तो उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये नॉन इन्फोर्सेबल हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में इन्हें जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट है देयर इज नो प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डायरेक्ट री इन्फोर्समेंट ऑफ दीज ड्यूटीज। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं दिया गया है जो सभी लोगों के ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज हैं जो हमारी, उन्हें इन्फोर्स करवाए, मतलब उनके ऊपर लागू करवाए। जैसे कि हमारी बाकी सारे लॉ लागू लोगों के ऊपर होते हैं, लोग उनसे बाउंड होते हैं, उन्हें वो फॉलो करने ही होते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू से रिलेटेड ऐसा कोई भी लॉ नहीं है। नेक्स्ट है इट मीन्स दैट नो सिटीजन कैन बी पनिश्ड बाय कोर्ट फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी पर्सन को, अगर कोई पर्सन फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैंगी हमारी, उनको फॉलो नहीं करता है तो कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा उनके ऊपर कोई भी पेनल्टी या कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है। इन दिस रिगार्ड फंडामेंटल ड्यूटीज आर लाइक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ पार्ट 4। तो इसीलिए इन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑन द नीड टू ओबे फंडामेंटल ड्यूटीज, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इशूड अ नोटिस इन 1998 टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्वायरिंग अबाउट इट्स प्लान टू टीच फंडामेंटल ड्यूटीज टू द सिटीजन ऑफ कंट्री। अब अगर इनके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है तो क्या होता है, लोग इन्हें फॉलो भी नहीं करते। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का, उन्होंने गवर्नमेंट को 1998 में एक नोटिस दिया जिसमें उन्होंने कहा कि आप इंक्वायरी करें और लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताएं, उन्हें उसके बारे में टीच करें। नेक्स्ट है इन रिस्पॉन्स टू दिस नोटिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेबलाइज अ कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी नोन एज वर्मा कमेटी ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन इन 1999 टू एग्जामिन ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज एंड रिकमेंड स्टेप विच कैन टीच एजुकेट पीपल अबाउट द नीड टू ओबे फंडामेंटल ड्यूटीज। अब जो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नोटिस दिया था इंडिया गवर्नमेंट को कि आपको लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में टीच करना चाहिए, उसके रिस्पॉन्स में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने जो जस्टिस थे जे.एस. वर्मा, उनके लीडरशिप में एक कमेटी स्टेबलाइज करी जिसका नाम था वर्मा कमेटी 1999 में, जिसमें क्या करा गया कि जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उन सभी को एग्जामिन किया गया, मतलब वो कितनी फॉलो हो रही हैं, और फिर उनसे रिलेटेड स्टेप्स लिए गए कि हम उन्हें कैसे लोगों तक और ज़्यादा बता सकते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में उन्हें कैसे टीच कर सकते हैं लोगों को। तो है फंडामेंटल ड्यूटीज कैन स्ट्रेंथन द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी एंड नेशन बट मेयर लेजिस्लेशन इज नॉट इनफ टू फुलफिल देम। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो जो किसी भी सोसाइटी है, कोई भी नेशन है, उसकी एक तरीके से फाउंडेशन होती है, मतलब बेस होती है, लेकिन सिर्फ लेजिस्लेशन के पनिश एक तरीके से फोर्स डालने से उन्हें फुलफिल नहीं किया जा सकता। एन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल इज इसेंशियल फॉर इफेक्टिव फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटीज। तो हमें इनका एक इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करना होगा, मतलब एक अच्छे तरीके से इन्हें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जिससे क्या हो, इन ड्यूटीज का फुलफिलमेंट हो सके। दैट इज पॉसिबल इफ फेवरेबल एटीट्यूड एंड कमिटमेंट टू ओबे ड्यूटीज आर क्रिएटेड अमंग द सिटीजन ऑफ इंडिया। और ये तभी हो सकता है जब लोगों के मन में ही ये भावना, एक तरीके से एटीट्यूड आ जाए, कमिटमेंट हो जाए कि हमें इन ड्यूटीज को फॉलो करना ही करना है।
To increase the awareness among people of India concerning fundamental duties, Verma Committee has identified few existing acts by which proper implementation of such duties can be accomplished. These are discussed below. और इन्हीं चीजों को लागू करवाने के लिए जो वर्मा कमेटी है उन्होंने कुछ एक्ट स्टेबलाइज करे, कुछ एक्ट बनाए, कुछ लॉ बनाए, जिससे इन सभी को मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करवाया जा सके। अब देखिए कौन कौन से एक्ट बनाए थे। तो पहला बनाया था द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्ट 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बनाया था, जिसके अकॉर्डिंग क्या था, मेंबरशिप ऑफ एनी मेंबर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी रिजेक्टेड इफ ही शी फाउंड इन्वॉल्व्ड विद करप्ट एक्टिविटीज। जिसमें यह बोला गया था कि अगर कोई भी इंडियन पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का पर्सन किसी भी तरीके की करप्ट एक्टिविटीज में इंगेज पाया जाता है तो फिर उसकी जो वो सदस्यता होती है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर की, उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट था द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोटेक्शन एक्ट 1967। इसके अकॉर्डिंग क्या था, सेक्रेटेरियन ऑर्गेनाइजेशन विद इन द नेशनल बाउंड्रीज ऑफ कंट्री मस्ट बी बेंड इन व्यू ऑफ मेकिंग अ पीसफुल एंड स्टेबल सोसाइटी। जो ये अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रोटेक्शन एक्ट था, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि कंट्री के अंदर वो सभी एक्टिविटीज को बैन कर देना चाहिए जो कि एक पीसफुल और स्टेबल सोसाइटी को बिगाड़ने में मदद करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज को बैन कर देना चाहिए। नेक्स्ट है द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। तो ऑफेंडर्स हु प्रीच एंड प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी मस्ट बी पनिश्ड इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट। क्या बोला गया है, जो लोग भी अनटचेबिलिटी की फीलिंग मतलब छुआछूत की भावना एक तरीके से फैलाते हैं उन्हें पनिश किया जाना चाहिए इस एक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो इट एम्स एट प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग रेयर एंड प्रेशिंग एनिमल, बर्ड्स एंड प्लांट। फॉर दिस रीजन दिस एक्ट स्ट्रांगली प्रोहिबिट द इलीगल ट्रेडिंग ऑफ एनिमल। क्या बोला गया, इस एक्ट का एम था कि जो भी लोग जानवरों को, पक्षियों को या प्लांट्स को प्रीच करते हैं, मतलब एक तरीके से उनका शिकार करते हैं, उनसे उन सभी चीजों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए। और वो लोग जो इन ये सारी प्रीचिंग की एक्टिविटी करते हैं उन्हें पनिशमेंट दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है द प्रिजर्वेशन ऑफ इंसल्ट्स to National Honor Act 1981. By this act, insult and disrespect of national anthem, flag and constitution of land have been firmly prohibited. तो जो द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 था, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी नेशनल आइडल्स हैं, एक तरीके से जो नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, या जो देश की जमीन है, अगर कोई भी उनकी डिसरिस्पेक्ट करता है तो उसे प्रोहिबिट किया जाना चाहिए, उसे पनिशमेंट दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। द एक्ट स्ट्रांगली प्रोहिबिट द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट, कीपिंग इन माइंड इट्स इंक्रीजिंग डिग्रेडेशन। इट ऑल्सो प्रोहिबिट द यूजेज ऑफ फॉरेस्ट फॉर अदर ह्यूमन एक्टिविटीज। तो जो द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 था, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो लोग फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मतलब खराब कर रहे हैं, उन्हें रोका जाना चाहिए। क्या ध्यान में रखते हुए कि ये कितनी जल्दी डिक्रीज हो रहे हैं, ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए उन्हें रोकना चाहिए। और किसी भी तरीके का फॉरेस्ट का यूज करना ह्यूमन एक्टिविटी के लिए प्रोहिबिट करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ ये हमारी यूनिट नंबर 3 जिसका नाम था फंडामेंटल ड्यूटीज, ये यूनिट यहाँ पर खत्म हो जाती है। इसमें इतना ही कंटेंट आपको कवर करना है, इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।